हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द ऑनलाइन क्लास ऑफ सीडी कैंपस। मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का सीडी कैंपस की ऑनलाइन क्लास में मैं ऋषु राय आप सभी का स्वागत अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज जो है हम क्लास 10th के केमिस्ट्री के यानी कक्षा 10 के रसायन विज्ञान के पहले लेसन, पहले पार्ट जिसका नाम केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस है, केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस, इसकी शुरुआत करने जा रहे हैं। देखिए, उससे पहले हम ये समझ लेते हैं कि आखिर केमिस्ट्री जो है ये सब्जेक्ट या ब्रांच में हम किस बारे में स्टडी करते हैं। साइंस की जो ब्रांचेज हैं, साइंस की ब्रांचेज में केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी में केमिस्ट्री आपकी वो ब्रांच है। पहला जैसे मान लीजिए आपका फिजिक्स हो गया, दूसरा आपका केमिस्ट्री है, थर्ड आपकी ब्रांच जो है, मेन ब्रांच जो है वो बायोलॉजी की है, जीव विज्ञान की। तो केमिस्ट्री ब्रांच में यानी रसायन विज्ञान की शाखा में हम पदार्थ की संरचना के बारे में पढ़ते हैं, पदार्थ की बनावट के बारे में पढ़ते हैं, मैटर के कंस्ट्रक्शन, मैटर के साथ रिलेटेड एनर्जीज, मैटर के साथ एसोसिएटेड एनर्जीज के बारे में पढ़ते हैं। केमिस्ट्री नामक शब्द की खोज जो है ये कीमिया नामक शब्द से की गई है, जिसका अर्थ काला रंग होता है। केमिस्ट्री की कई सारी ब्रांचेज हैं और हम ये सारी ब्रांचेज मॉडर्न केमिस्ट्री या जो चैप्टर्स हमारे सामने हैं वो मॉडर्न केमिस्ट्री की ब्रांच के अंतर्गत आते हैं, जिसके फादर एंटोनी लेवॉइजर, जिसके जनक एंटोनी लेवॉइजर माने जाते हैं। हालांकि इसके अलावा भी और सारी कई ब्रांचेज हैं मॉडर्न केमिस्ट्री के अलावा। आपकी फिजिकल केमिस्ट्री है। फिजिकल केमिस्ट्री में आप सिर्फ उन रूल्स और उन लॉज के बारे में जानते हो जिसको सेटिस्फाई करना होता है एक रिएक्शन को कंप्लीट करने के लिए। फॉर एग्जांपल, उदाहरण के लिए आपने क्लास 9th में लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास इसके बारे में पढ़ा है। इसके अलावा लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास जो है ये भी आपका एंटोनी लेवॉइजर का दिया हुआ है, जिसमें ये उन्होंने बताया कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में जो रिएक्टेंट्स का टोटल मास होता है वो प्रोडक्ट के टोटल मास के सदैव बराबर होता है। लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन ये आपका जोसेफ प्राउस्ट के द्वारा दिया गया है, जिसमें उन्होंने ये दर्शाया कि किसी भी कंपाउंड की फॉर्मेशन के दौरान जो एलिमेंट्स या जो सब्सटेंसेस कंबाइन करते हैं उस कंपाउंड को बनाने के लिए वो सदैव एक निश्चित रेशियो में, एक अनुपात में आपस में एक दूसरे से जुड़ते हैं। तो फिजिकल केमिस्ट्री यानी भौतिक रसायन आपकी रसायन विज्ञान की वह शाखा है जिसमें आप किसी भी रिएक्शन को कंप्लीट करने के लिए सारे रूल्स और लॉज के बारे में पढ़ते हैं कि हम किन किन नियमों को सेटिस्फाई करके एक रिएक्शन को कंप्लीट कर सकते हैं। फिजिकल केमिस्ट्री के अलावा आपके लिए इम्पॉर्टेंट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है यानी कार्बनिक रसायन। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आप कार्बन एवं कार्बन से बने हुए यौगिकों, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड को हम हिंदी में यौगिक बुलाते हैं। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में यानी कार्बनिक रसायन में आप कार्बन और उससे बने हुए कंपाउंड्स के बारे में स्टडी करते हैं। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री यानी अकार्बनिक रसायन, इसमें कार्बन के अलावा जो बाकी तत्व हैं, बाकी एलिमेंट हैं, उनके द्वारा बनाए गए यौगिकों के बारे में स्टडी करते हैं। तो ये कुछ आपकी मुख्य शाखाएं हैं। हालांकि इसके अलावा भी केमिस्ट्री की यानी रसायन विज्ञान की अन्य शाखाएं हैं, जैसे आप मान लीजिए एनालिटिकल केमिस्ट्री हो गया जिसमें किसी पदार्थ की संरचना के बारे में बताया जाता है। एग्रीकल्चरल केमिस्ट्री हो गया यानी कृषि रसायन विज्ञान, जिसमें आप अनेकों प्रकार के, आप पहले से जानते हो कि इंसेक्टिसाइड्स, पेस्टिसाइड, फंगिसाइड्स, ये कुछ दवाइयाँ हैं, ये कुछ ऐसे सब्सटेंसेज हैं जो पेड़ पौधों पर, कृषि के दौरान फसलों पर लगने वाले किसी प्रकार के कीड़े मकोड़े या किसी प्रकार की बीमारी हैं तो उनको दूर करने के लिए इन दवाइयों का हम प्रयोग करते हैं। हालांकि
हम जिस लेसन के बारे में स्टार्ट करने जा रहे हैं, या जो लेसन हमारा सिलेबस में है, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, यानी रासायनिक अभिक्रिया एवं उनके समीकरण, उनके बारे में, वो हमारा मॉडर्न केमिस्ट्री का ब्रांच है। एसिड बेसिस एंड सॉल्ट जो आपका कंप्लीट सिलेबस है। सेकेंड लेसन है आपका एसिड बेस एंड सॉल्ट, ये भी मॉडर्न केमिस्ट्री या जनरल साइंस से आप रिलेट कर सकते हो। थर्ड लेसन में आपको मेटल्स और नॉन मेटल्स के बारे में एवं उनके उत्खनन, यानी वो कैसे हमको अर्थ क्रस्ट से प्राप्त होते हैं, अर्थ क्रस्ट से किसी भी मेटल को प्राप्त करने के लिए क्या क्या प्रोसेसेस उनमें इन्वॉल्व होती हैं, उसके बारे में स्टडी करना है। फोर्थ लेसन जो है आपका कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। कार्बन एंड इट्स कंपाउंड ही आपका वो लेसन है जो आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की एक तरह से आपको इंट्रोडक्शन पॉइंट या इंट्रोडक्शन आपसे परिचय कराएगा कि एक्चुअल में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है क्या। फिफ्थ लेसन है आपका पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। हम सभी जानते हैं कि हमारे पास कुल मिला के 118 एलिमेंट हैं पीरियोडिक टेबल में। हालांकि वो 118 एलिमेंट क्या शुरू से रहे हैं हमारे पास, क्या वो हमेशा से एक रेक्टेंगुलर जो पीरियोडिक टेबल आवर्त सारणी हम देखते हैं, वो क्या आपसे पहले से ही हमारे पास रहे, या किस तरह से उस आवर्त सारणी का, उस पीरियोडिक टेबल का निर्माण किया गया है, वो हमको फिफ्थ लेसन में जानना है, समझना है। अभी हम आपका केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन लेसन स्टार्ट करने जा रहे हैं। केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन चैप्टर को जानने से पहले चेंजेस के बारे में आप समझ लीजिए कि आखिर परिवर्तन, चेंजेस जो होते हैं ये क्या होते हैं और कितने प्रकार के होते हैं। ये क्लास 9th में आप पहले से चेंजेस के बारे में यानी परिवर्तन के बारे में जानते हैं, समझते हैं कि एक चेंज जो होता है किसी भी वस्तु में, वो चेंज किस प्रकार से और एक्चुअल में चेंज होता क्या है। देखिए चेंजेस जो होते हैं ये एक्चुअल में आपके दो टाइप के होते हैं। एक को हम बुलाते हैं फिजिकल चेंज यानी भौतिक परिवर्तन, और दूसरा जो है हमारा केमिकल चेंज यानी रासायनिक परिवर्तन। और यह जो पूरा पार्ट है यह किस पर आधारित है, केमिकल चेंज पर। कोई भी रिएक्शन होगा, कोई भी समीकरण दिया जाएगा, कोई भी रासायनिक प्रक्रिया होगी, तो ये कंफर्म है कि यह परिवर्तन किस प्रकार का है, केमिकल है या एक रासायनिक परिवर्तन। भौतिक परिवर्तन क्या होते हैं? भौतिक परिवर्तन आपके टेम्पररी होते हैं, सदैव के लिए नहीं होते हैं, कुछ समय के लिए होते हैं, क्षणिक होते हैं। भौतिक परिवर्तनों में आपका स्टेट में यानी अवस्थाओं में परिवर्तन होता है, हालांकि फॉर्मूले में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होता है। उदाहरण के लिए जैसे मान लीजिए पानी है, पानी का जो सूत्र है, पानी का जो फॉर्मूला है वो आपका H2O है। अब अगर मान लीजिए कि हम फिलहाल बॉटल में पानी रखे हुए हैं नॉर्मल टेम्परेचर पे, तो वो लिक्विड स्टेट में है। अब अगर इसको हम हीट प्रोवाइड करें, ये जो ट्रायंगल है इसको हम क्या बुलाते हैं, डेल्टा बुलाते हैं। और केमिस्ट्री की ब्रांच के लिए जहां भी आपको डेल्टा सिंबल दिखाई देगा, आप ये समझना कि हम क्या प्रोवाइड कर रहे हैं, हीट प्रोवाइड कर रहे हैं, यानी ऊष्मा प्रदान कर रहे हैं उनको। अब जब हम इनको गर्म करेंगे तो ये किस स्टेट में कन्वर्ट हो जाएंगे, गैसियस स्टेट में वेपराइज हो जाएंगे, इन वेपर्स में कन्वर्ट हो गए, यानी ये लिक्विड से किस स्टेट में चले आए, गैसियस स्टेट में। हालांकि अब भी इस वाटर का फॉर्मूला, वाटर वेपर का फॉर्मूला क्या रहेगा, H2O ही रहेगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि जो मैटर की, पदार्थ का जो एक्चुअल फॉर्मूला है, उस फॉर्मूले में कोई चेंज नहीं है, कोई परिवर्तन नहीं है। परिवर्तन आया किसका है, स्टेट्स का, अवस्थाओं का परिवर्तन है, जिसमें मटेरियल लिक्विड से क्या बन चुका है, गैसियस स्टेट में। तीसरा पॉइंट आप फिजिकल स्टेट में याद कर सकते हो कि फिजिकल चेंजेस जो होते हैं वो ज्यादातर रिवर्सिबल होते हैं। रिवर्सिबल होने का क्या अर्थ है, अगर मान लीजिए हम किसी सब्सटेंस को A रूप से B रूप में परिवर्तित कर लिए, अगर ये संभव है कि हम उस सब्सटेंस को B से दोबारा पहले इनिशियल स्टेट में, इनिशियल फॉर्म में चेंज कर लेते हैं, प्रारंभिक जो रूप में वो हमारे सामने उपस्थित था, यदि हम उसको उस रूप में परिवर्तित कर सकते हैं, तो हम बोलेंगे कि यह चेंज कैसा है, रिवर्सिबल है।
चौथा पॉइंट आप कह सकते हो कि इनकी फॉर्मेशन के दौरान किसी प्रकार की कोई एनर्जी, या इस चेंज के दौरान किसी प्रकार की कोई एनर्जी इवॉल्व या एब्जॉर्ब नहीं होती है। फिजिकल चेंजेस होंगे, भौतिक परिवर्तन होंगे, तो किसी प्रकार की कोई एनर्जी इवॉल्व, या इवॉल्व का अर्थ होता है निष्कासित होना, उत्सर्जन होना, उत्पन्न होना। तो एनर्जी निष्कासित एवं एनर्जी का अवशोषण, यानी एनर्जी न तो एब्जॉर्ब होती है और न ही इवॉल्व होती है। इसके ठीक विपरीत केमिकल चेंजेस जो होते हैं, आप पहला पॉइंट नोट कर लो कि केमिकल चेंजेस क्या होते हैं, हमेशा परमानेंट होते हैं, सदैव के लिए हो जाते हैं। एक बार जो परिवर्तन हुआ वो हमेशा के लिए हो जाएगा। दूसरा, स्टेट में परिवर्तन होना फिजिकल चेंज की प्रॉपर्टी है। स्टेट में परिवर्तन होना केमिकल चेंज की एक प्रॉपर्टी के रूप में शामिल नहीं है। जरूरी नहीं कि स्टेट में चेंज हो, स्टेट में चेंज हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, लेकिन कंपलसरी है कि यहां पर पूरा का पूरा फॉर्मूला ही क्या होगा, बदल जाएगा। परमानेंट चेंज है, साथ ही साथ पूरा का पूरा फॉर्मूला, पूरा का पूरा सूत्र बदल जाएगा, चेंज हो जाएगा। सी प्रॉपर्टी मतलब तीसरी प्रॉपर्टी इनके जस्ट विपरीत, जिस तरह से ज्यादातर फिजिकल चेंजेस, ज्यादातर जो भौतिक परिवर्तन होते हैं ये आपके रिवर्सिबल होते हैं, ठीक उसी तरह से जो केमिकल चेंजेस होते हैं, रासायनिक परिवर्तन होते हैं, ये इरिवर्सिबल होते हैं। चौथा पॉइंट, इनको इस चेंज के दौरान एनर्जी किसी भी रूप में इवॉल्व या एब्जॉर्ब नहीं हुई है, जबकि केमिकल चेंज में, रासायनिक परिवर्तन में एनर्जी किसी भी रूप में इवॉल्व या एब्जॉर्ब हो सकती है। ठीक है, तो हम जो भी डिस्कस करेंगे केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन के लिए, वो आप मान के चलो कि ये पूरा केमिकल चेंज पर आधारित होगा। फिजिकल चेंज से इस लेसन का कोई लेना देना नहीं है। फिजिकल चेंज की प्रॉपर्टीज में चेंजेस ये टेम्पररी होते हैं, कुछ समय के लिए होते हैं। फॉर्मूले में कोई चेंज नहीं होता है, सब्सटेंस में कोई चेंज नहीं आता है, सिर्फ उसकी स्टेट बदल जाती है। सॉलिड तो लिक्विड, लिक्विड से गैस, गैस टू लिक्विड, गैस टू सॉलिड। सब्लिमेशन का अगर एग्जांपल होगा मैटर, तो ये चेंजेस मोस्टली रिवर्सिबल होते हैं और इस चेंज के दौरान एनर्जी किसी भी रूप में इवॉल्व या एब्जॉर्ब नहीं होता। इसके ठीक विपरीत केमिकल चेंजेस परमानेंट होते हैं। इसमें स्टेट में चेंज हो चाहे ना हो, पूरा का पूरा जो मैटर का फॉर्मूला, उसका जो कंस्ट्रक्शन है, उसकी जो बनावट है, वो पूरा बदल जाता है। ये चेंजेस फिजिकल की अपेक्षा इरिवर्सिबल होते हैं। फिजिकल में एनर्जी इवॉल्व एब्जॉर्ब नहीं होती है, जबकि यहाँ पे एनर्जी इवॉल्व या एब्जॉर्ब हो सकती है। अब इसी के आधार पर आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब इसके बाद हम केमिकल रिएक्शन जो लेसन है हमारा, उसको शुरू करते हैं। ये तो आपको एक बेसिक इंट्रो था कि आखिर फिजिकल और केमिकल चेंजेस होते क्या हैं, जिसके बेसिस पर ये पूरे लेसन को प्रिपेयर किया गया, हमको स्टडी करना है। अब इससे पहले आप रिएक्शन से फैमिलियर हो। रिएक्शन एक केमिकल प्रोसेस को ही बुलाते हैं जिसमें दो या दो से अधिक रिएक्टेंट्स आपस में केमिकल चेंजेस, किसी केमिकल प्रोसेस के थ्रू कंबाइन होकर के नए सब्सटेंसेस प्रोड्यूस करते हैं। द प्रोसेस इन विच, द प्रोसेस, या आप ऐसे भी कह सकते हो केमिकल प्रोसेस, रासायनिक प्रक्रियाएं थ्रू विच, जिनके द्वारा, केमिकल प्रोसेस थ्रू विच यानी रासायनिक प्रक्रियाएं जिनके द्वारा सब्सटेंसेस, पदार्थ कंबाइन टुगेदर, आपस में जुड़ते हैं, टू फॉर्म, बनाने के लिए, निर्मित करने के लिए, टू फॉर्म न्यू सब्सटेंसेस, नए पदार्थ, विथ न्यू प्रॉपर्टीज, न्यू सब्सटेंसेस विथ न्यू प्रॉपर्टीज, नए सब्सटेंस, नए पदार्थ, बिल्कुल नई प्रॉपर्टीज, बिल्कुल नए गुणों के साथ, बिल्कुल नई विशेषताओं के साथ, इज कॉल्ड एज, इसी को हम क्या बुलाते हैं, केमिकल रिएक्शन, इज कॉल्ड एज केमिकल रिएक्शन। उसे ही हम रासायनिक अभिक्रिया बुलाते हैं। ये आपका केमिकल रिएक्शन का डेफिनेशन हो गया, परिभाषा हो गई कि वो रासायनिक प्रक्रिया जिसके द्वारा पदार्थ आपस में जुड़ करके नए सब्सटेंसेस का निर्माण करते हैं, नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, और नए पदार्थों की जो प्रॉपर्टी है वो भी पुराने पदार्थों की प्रॉपर्टी से बिल्कुल अलग होती है। तो इसी रासायनिक प्रक्रिया को हम क्या बुलाते हैं, केमिकल रिएक्शन बुलाते हैं।
आप 9th क्लास में मिक्सचर्स मतलब प्योर और इम्प्योर सब्सटेंसेस के बारे में भी पढ़ चुके हैं। मिक्सचर एक ऐसा सब्सटेंस है जो एक फिजिकली प्रिपेयर्ड सब्सटेंस है। इम्प्योर सब्सटेंस है, ना तो उसका कोई फिक्स फॉर्मूला है, ना तो उसका फिक्स मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट है। तो वहाँ पे आप ये नहीं लिख सकते कि उसकी प्रॉपर्टी अपने कॉन्स्टिट्यूएंट से बिल्कुल अलग है। उदाहरण के लिए अगर मान लीजिए हम ये कहते हैं कि हम आयरन और सल्फर का Fe और S का, एक तरफ हमने ब्राउन कलर्ड या ग्रे कलर्ड आयरन के पार्टिकल्स लिए दाने के रूप में, और दूसरी तरफ जो है हम सल्फर के येलो कलर्ड पार्टिकल्स ले लेते हैं। अब ये जो सल्फर के येलो कलर्ड पार्टिकल्स हैं, मान लीजिए एक कटोरे में हम उनको रखते हैं, दूसरे में हम आयरन के पार्टिकल्स रख के मिक्स कर देते हैं। अब ये एक मिक्सचर बन गया फिजिकल फॉर्म में। ये क्या हो गया? आयरन और सल्फर का मिक्सचर हो गया। अब यहाँ आयरन जब फ्री था, अभी मतलब सल्फर से उसको हम ऐड नहीं किए थे, तो हम सभी जानते हैं कि आयरन के जो पार्टिकल होते हैं वो मैग्नेट लविंग होते हैं, यानी उस पर मैग्नेट अपना प्रभाव दिखाएगा, वो मैग्नेट से इजीली कंबाइन हो जाएंगे, उस पर अटैच हो जाएंगे। और मिक्सचर बनने के बाद भी जो आयरन की मैग्नेट लविंग प्रॉपर्टी है, मैग्नेट की तरफ आकर्षित होने की प्रॉपर्टी है, वो बरकरार है, बनी है, यानी अब भी इस पर मैग्नेट का प्रभाव पड़ रहा है। तो आप ऐसा कह सकते हो मिक्सचर्स के लिए कि जब मिक्सचर बनते हैं ना, तो उनके कॉन्स्टिट्यूएंट्स अपनी प्रॉपर्टी खोते नहीं हैं, वो अपनी प्रॉपर्टी बनाए रखते हैं। लेकिन अगर ठीक उसके विपरीत, तो ये आप क्या बोल सकते हो कि ये कैसा चेंज है? मात्र फिजिकल चेंज है। ये कैसा परिवर्तन है? भौतिक परिवर्तन है, फिजिकल चेंज। लेकिन अगर आप रासायनिक परिवर्तनों की बात करो, तो अगर Fe का सल्फर से अब हम रिएक्शन करा रहे हैं, यहाँ हमने क्या किया? फिजिकल कॉम्बिनेशन करा है। एक कटोरे में पहले ही आयरन रखा हुआ था, फिर उसमें सल्फर के पार्टिकल्स ले चल के बस ऐड कर दिए, वो फिजिकल कॉम्बिनेशन हो गया, वो फिजिकल चेंज हो गया। यहाँ हमने क्या किया? दोनों सब्सटेंसेस को ऐड करके हीट किया, तो एक ब्लैक कलर का सब्सटेंस बना जिसको हम फेरस सल्फाइड बुला रहे हैं। आयरन की आप जानते हो 2 वैलेंसीज होती हैं। आयरन एक बाई वैलेंट सब्सटेंस है जिसकी वैलेंसी +2 और +3 होती हैं। वैलेंसी आप सभी जानते हैं, वैलेंसी को हिंदी में हम संयोजकता बुलाते हैं, जो किसी भी एटम की डोनेटिंग या एक्सेप्टिंग प्रॉपर्टी शो करता है कि वो सब्सटेंस अपने आप को स्टेबलाइज करने के लिए, अपने आप को नोबल करने के लिए, इनर्ट करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन्स डोनेट या कितने इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट कर सकता है। तो आयरन यहाँ सल्फर के साथ +2 वैलेंसी में कंबाइंड है। ये आपका कैसा सब्सटेंस है? फेरस सल्फेट है, सॉरी फेरस सल्फाइड है। अब ये जो FeS है, फेरस सल्फाइड है, हम इस केमिकल चेंज के होने से पहले आयरन पर मैग्नेट लेके जाएंगे, वो मैग्नेट का प्रभाव अपने पर शो कराएगा और ये दर्शाएगा कि वो एक मैग्नेट लविंग सब्सटेंस है। फिजिकल था तो रिजल्टिंग सब्सटेंस के बनने के पहले मैग्नेट का प्रभाव हो रहा था और रिजल्टेंट सब्सटेंस बनने के बाद भी मैग्नेट पर अपना प्रभाव दिखाई दे रहा था। लेकिन अब जब केमिकल चेंज है तो यहाँ मैग्नेट अपना प्रभाव शो कर रहा है, आयरन मैग्नेट पर अटैचमेंट शो कर रहा है, अपना प्रभाव दर्शा रहा है। लेकिन अब जब फेरस सल्फाइड बन गया है, यानी नया कंपाउंड बन चुका है, अब इस पर आप मैग्नेट लेकर के आओगे, इस पर मैग्नेट का कोई प्रभाव नहीं होगा। यानी इस सब्सटेंस के बनने से पहले आयरन की क्या प्रॉपर्टी थी, अब उससे इस सब्सटेंस की प्रॉपर्टी का कोई लेना देना नहीं है। तो इसीलिए हमने लिखा है कि केमिकल प्रोसेस के द्वारा वह रासायनिक प्रक्रिया जिसके माध्यम से 2 या 2 से अधिक सब्सटेंसेस आपस में जुड़ करके नए सब्सटेंसेस का निर्माण करते हैं, और नए सब्सटेंसेस की प्रॉपर्टी भी बाकी पुराने सब्सटेंसेस से बिल्कुल अलग होती है, उन प्रॉपर्टीज के जस्ट अलग होती है। ऐसी प्रोसेस को हम क्या बुलाते हैं? केमिकल रिएक्शन, यानी रासायनिक अभिक्रिया बुलाते हैं। ठीक है। अब रासायनिक अभिक्रिया में 2 लोग होते हैं, एक होता है आपका रिएक्टेंट और दूसरा होता है आपका प्रोडक्ट। एक रिएक्टेंट जिसको अभिकर्मक, अभिकारक एवं प्रोडक्ट जिसको उत्पाद या निर्माण होकर के निर्मित सब्सटेंस जो है उसे बुलाता है। मान लीजिए कि A और B, A जैसे यहाँ पे एक छोटा सामने एरो के माध्यम से लिखा हुआ है,
तो एरो के लेफ्ट हैंड साइड में बाईं तरफ जो लोग लिखे होते हैं, यानी ए, बी और सी, इसके लिए यह एक आपको केमिकल रिएक्शन हमने दर्शाने की कोशिश की है। ए, बी और सी एरो के लेफ्ट हैंड साइड में लिखे हैं, जबकि डी और ई को हमने एरो के राइट हैंड साइड में लिखा हुआ है। अधिकांश जगहों पे एरो के लेफ्ट हैंड साइड में जो हम लिखते हैं उन्हें ही हम क्या कहते हैं, रिएक्टेंट कहते हैं, और जो राइट हैंड साइड में हम लिख रहे होते हैं उन्हें हम क्या बुलाते हैं, प्रोडक्ट बुलाते हैं, जो रिएक्टेंट होते हैं। अब ये परिभाषा के तौर पर अगर आप रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की परिभाषा देखना चाहेंगे तो रिएक्टेंट हम उसे कहते हैं जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है, वो सभी सब्सटेंस है। अब यहाँ से आपका रिएक्टेंट का डेफिनेशन है, ये आप एक केमिकल रिएक्शन की डेफिनेशन नोट कर सकते हो। रिएक्टेंट की डेफिनेशन, सब्सटेंसेज विच पार्टिसिपेट, ऐसे पदार्थ, substances which participate in a chemical reaction, which participate in a chemical reaction, ऐसे सभी सब्सटेंस जो एक रासायनिक अभिक्रिया में भागीदारी लेते हैं, ऐसे सभी सब्सटेंस जो रिएक्शन को स्टार्ट करते हैं। यहाँ अगर ए, बी और सी नहीं होते तो हम फिर रिएक्शन स्टार्ट नहीं कर पाते, हम कोई नया प्रोडक्ट प्राप्त नहीं कर पाते। तो यहाँ ए, बी और सी ऐसे सब्सटेंस हैं जिन्होंने रिएक्शन को शुरू कराया, रिएक्शन में पार्टिसिपेट किया, रिएक्शन में भागीदारी दर्शाई है। तो ए, बी और सी को ही हम क्या बुलाएंगे, रिएक्टेंट बुलाएंगे। ए, बी और सी हमारे क्या हो गए, रिएक्टेंट हो गए। अब इन रिएक्टेंट्स के कंबाइन होने के फलस्वरूप क्या क्या मिलता है, डी और ई मिलता है। तो रिएक्टेंट तो वो हो गया जो रिएक्शन को स्टार्ट कर रहे हैं, जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। प्रोडक्ट की परिभाषा क्या हो गई और पहचानने का तरीका क्या है कि रिएक्टेंट आपको एरो के लेफ्ट हैंड साइड में प्राप्त हो जाएंगे। प्रोडक्ट की परिभाषा क्या हो गई कि द सब्सटेंसेस, यानी ऐसे पदार्थ, द सब्सटेंसेस विच आर प्रोड्यूस्ड, जिनका निर्माण होता है, जो निर्मित होते हैं, ऐसे पदार्थ जो निर्मित होते हैं एज अ रिजल्ट, परिणाम स्वरूप, ऑफ द रिएक्शन बिटवीन रिएक्टेंट्स, रिएक्शन बिटवीन रिएक्टेंट्स, रिएक्टेंट्स के बीच में, रिएक्टेंट्स के द्वारा आपस में किए गए रासायनिक परिवर्तनों के कारण, आपस में किए गए केमिकल रिएक्शन के कारण, उनके फलस्वरूप जो सब्सटेंसेस हमको प्राप्त होते हैं या जो नए सब्सटेंसेस निर्मित होते हैं, ऐसे ही सब्सटेंसेस को हम क्या बुलाते हैं, प्रोडक्ट बुलाते हैं। ठीक है, तो आप रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स के बारे में जो डेफिनेशन है फिर से समझ लीजिए। किसी भी केमिकल रिएक्शन को स्टार्ट करने के लिए जो सब्सटेंसेस पार्टिसिपेट करते हैं, ऐसे सब्सटेंसेस को हम क्या बुलाते हैं, रिएक्टेंट्स बुलाते हैं। उन रिएक्टेंट्स के आपस में केमिकली कंबाइन होने के फलस्वरूप जो नया सब्सटेंस हमको प्राप्त होता है, उसी सब्सटेंस को हम प्रोडक्ट बुलाते हैं। और पूरा रिएक्शन क्या है, आप ऐसे भी कह सकते हो, वो प्रक्रिया जिसमें रिएक्टेंट्स कंबाइन होकर के नए प्रोडक्ट्स विथ नई प्रॉपर्टी बनाते हैं, इसी प्रोसेस को हम क्या बुलाते हैं, केमिकल रिएक्शन बुलाते हैं। ठीक है, आप यहां तक नोट कर लीजिए।